सिंह स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सबसे जीवन में। हमने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था हिंदी का सामान्य परिचय और हिंदी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी भाषा की लिपि के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को आप शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि सबसे पहले व्याकरण क्या होती है, व्याकरण के बारे में जानेंगे कि व्याकरण क्या होती है। व्याकरण, अब ये व्याकरण जो शब्द है, ये व्याकरण शब्द इसका विच्छेद क्या होता है, तो इसका विच्छेद है वी प्लस आ प्लस करण। वी प्लस आ प्लस करण शब्द से मिलकर के आपका व्याकरण बनता है। और हम व्याकरण पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि शब्दों का, वाक्यों का और वर्ण शब्द और वाक्यों का सही प्रयोग, लिखना और उच्चारण करना या बोलना ही व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण क्या है, तो शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान ही व्याकरण है। शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग किसका, वर्ण का। वर्ण हो या शब्द हो या वाक्य। अब इसमें जो इसके जो प्रकार होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, इसके प्रकार हैं आपके 3, और वो 3 प्रकार हैं वर्ण विचार। वो 3 प्रकार में आ जाएगा आपका वर्ण विचार, फिर आ जाएगा शब्द विचार और नेक्स्ट आएगा आपका वाक्य विचार। ये 3 प्रकार के आपके होते हैं। व्याकरण में हम इस 3 प्रकार को पढ़ते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब इनमें से सबसे पहले हम वर्ण विचार की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे हम लोग, वर्ण विचार की बात करेंगे। तो वर्ण विचार के बारे में हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो वर्ण विचार क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी वर्ण विचार। आएगा वर्ण विचार। तो वर्ण विचार हमने बताया कि वर्ण का शुद्ध लेखन, इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा बनेगी, तो वर्ण का शुद्ध लेखन प्लस शुद्ध लेखन प्लस शुद्ध उच्चारण प्लस शुद्ध प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है। इसकी परिभाषा बनी आपकी वर्ण विचार की, वर्ण का शुद्ध लेखन प्लस शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग ही वर्ण विचार कहलाता है। अब ये वर्ण विचार क्या होते हैं, तो वर्ण जो होते हैं, वर्ण विचार में हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्ण में आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब ये वर्ण में स्वर और व्यंजन के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो स्वर क्या होता है, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र हैं, और ये स्वतंत्र नहीं है। ये क्या है, स्वतंत्र, ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। इनको बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, पर ये स्वतंत्र है, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम बात करने वाले हैं स्वर की। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, जब हम लोग स्वर की। अच्छा, और इसमें बात क्या करते हैं कि संस्कृत में
संस्कृत में स्वर को बोलते हैं अच। संस्कृत में स्वर को बोलते हैं अच, और संस्कृत में ही व्यंजन को बोलते हैं हल। किसको बोलते हैं? ये। तो ये क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में स्वर को क्या बोलते हैं और संस्कृत में व्यंजन को क्या बोलते हैं। तो संस्कृत में स्वर को बोलते हैं अच और व्यंजन को बोलते हैं हल। अब हम बात करते हैं एक एक करके। हम सबसे पहले स्वर की बात करते हैं कि ये स्वर क्या होते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्वर कि स्वर क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? स्वर की। तो हेडिंग पड़ी आपकी स्वर। इनकी संख्या कितनी है? तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है संख्या 11। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या 10 बताई। कितनी बताई है? स्वरों की संख्या तो बताया इन्होंने 10। अब हम बात करते हैं किसकी? स्वर की। अब स्वर जो होते हैं, तो स्वर कौन कौन से होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आ गया आ, दीर्घ, ई, उ, ई और ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। और इसके बाद ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल संख्या कितनी होगी? 11। अब एक एक के बाद में हम बात करते हैं कि ये इनके बारे में हमें सभी के बारे में बात करना। ठीक है। आपने अंग और आ को क्या मिल गया? तो अंग और आ, इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है अयोगवाह। ये क्या होते हैं? ये सिर्फ स्वर के साथ ही वहन करते हैं, ये व्यंजनों के साथ वहन नहीं करते, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये है आपका अनुस्वार, और ये क्या है? ये है आपका विसर्ग, इसे बोलते हैं विसर्ग। ये है आपके अनुस्वार और ये है आपके, इसको बोलते हैं विसर्ग। अब हम बात करते हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। स्वर उच्चारण के स्थान पर या उत्पत्ति के स्थान पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, सबसे पहला आ गया आपके उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इस उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के स्वर होते हैं ये हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। जो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम 2 प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर या इसे छोटा स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये मूल स्वर और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ये मूल स्वर और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? तो इनमें हम बात करें, ह्रस्व मींस होता है छोटा, तो छोटा आएगा प्लस ई उ और री। इनकी संख्या होती है 4। मूल स्वर की या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब यहीं पर दूसरे जो हैं जिन्हें बोलते हैं संधि स्वर, जिन्हें बोलते हैं आप संधि स्वर। अब ये संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? तो संधि स्वरों की संख्या होती है इनकी टोटल 7। अब ये संधि स्वर क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो संधि स्वर में आपके 2 प्रकार से हम बांट देते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका, सबसे पहला जो आ जाता है तो सजातीय स्वर, जिनको बोलते हैं सजातीय स्वर। अब ये जो सजातीय स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होता है आपका, अब ये है तो इसी में सजातीय स्वर यानी दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर, सजातीय स्वर या दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब ये सजातीय स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो इसमें आ जाता है आपका दीर्घ मींस बड़ा, और बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके सजातीय स्वर में।
और इसके बाद जो आ जाएंगे ये जो सजाती स्वर होते हैं, जब मतलब इनको हम संधि पढ़ाएंगे तो संधि स्वर इसे हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि ये संधि में यूज होंगे सभी। और इसके बाद जो आ जाता है आपका, हमने बताया सजातीय स्वर, इसके बाद आ जाते हैं संयुक्त स्वर। अब इसके बाद जाते हैं आपके संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो ये होते हैं, हमने बताया आपको 3। अब इसके बाद आ जाएंगे आपके ए, फिर ए, ओ और औ। ये आपके टोटल इनकी संख्या कितनी होगी, 4 और 3 7। हमने बताया 7। ये संधि स्वर हो गए आपके। सजाती स्वर जिनमें से आ जाते हैं सजाती स्वर आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर ए और ओ और औ। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके संधि स्वर। हमने उत्पत्ति के आधार पर आपको बताया स्वरों के प्रकार। इसके बाद हम बात करेंगे काल, मान या मात्रा के आधार पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं समय या काल, मान के आधार पर। समय या काल, मान के आधार पर देखते हैं, या मात्रा के आधार पर। ठीक है, समय, काल, मान या मात्रा के आधार पर। समय, काल, मान या मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका आएगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व मीन्स छोटा, तो इसमें आएगा आपको आ, ई, उ और री, और री। ठीक है, और इसके बाद आपका दीर्घ में आ जाएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ठीक है, इसके बाद आपके प्लुत स्वर में, और प्लुत स्वर में ऐसे क्या है, इसमें अब हमने क्या बताया, समय, काल, मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो समय के आधार पर इनमें एक मात्रा के बराबर समय लगेगा, एक मात्रा, तो इन्हें बोलेंगे एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक इन्हें बोलेंगे कि एक मात्रा के बराबर इनमें समय लगेगा। और इनमें द्विमात्रिक इनको बोलेंगे, क्योंकि इनमें क्या है, 2 मात्रा के बराबर समय लगेगा, तो इन्हें बोलेंगे आप द्विमात्रिक, इन्हें द्विमात्रिक बोल देते हैं। और द्विमात्रिक स्वर, इसके बाद इसे त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं, इसे त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर बोल देते हैं। ठीक है, अब ये त्रिमात्रिक स्वर क्या होता है, द्विमात्रिक आपको दोगुना समय लगता है, एक में एक गुना समय लगता है, दो मात्रिक में दोगुना, त्रिमात्रिक में 3 गुना, उससे ज्यादा समय लगेगा। अगला प्लुत स्वर हमने बताया, जो प्लुत स्वर का है जो प्रयोग होता है वो ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, और प्लुत स्वर में कैसे आएगा, इसमें जैसे आपको लिखा है ओम, ओम इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो ओम है, ठीक है, ये जो ओम है तो इसका बार बार आवृत्ति होगी, तो इसीलिए इसमें ज्यादा समय लगेगा। जैसे राम, इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये प्लुत स्वर में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके समय, मात्रा, काल, मात्रा के आधार पर हमने बताया। अब बताएंगे हमको, अब आपको हम बताएंगे कि आगे जो है आपका वो उच्चारण स्थान के आधार पर। अगला है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है। उच्चारण स्थान के आधार पर अगली हेडिंग है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, अब उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है इसे हमें देखना है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम देख लेते हैं।
इन्हें, ये दोनों को आप बोलेंगे कंठ से उच्चारण होगा इनका, कंठ, ठीक है। इन दोनों का होगा ये कंठ से और ये ताल से, कंठ और ये ताल, और इन दोनों का जो होगा, इन दोनों का इस तरह से इसको बना लेते हैं, इन दोनों का कंठ से, इन दोनों का ताल से, और इन दोनों का होस्ट से, होस्ट, और इसका मूर्धा से, और इन दोनों का होगा कंठ तालब्ध से, कंठ तालब्ध, कंठ तालब्ध से, और इन दोनों का ऐसे, इन दोनों का होगा कंठोस, कंठ प्लस होस्ट, कंठोस, कंठ प्लस होस्ट से। मतलब किस तरह से उच्चारण आप जिह्वा से करके मतलब करते हैं, किस तरह से उच्चारण आप करते हैं, उस हिसाब से इनका कहाँ से, आ और आ का कंठ से, ई और ई का ताल से, उ और उ का ओष्ठ से, री का मूर्धा से, और ए और ए का कंठ तालव्य से, और ओ और औ का कंठोस से, ठीक है। ये हो गए आपके उच्चारण स्थान के आधार पर। अगली बात करें तो होंठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर। अब ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या है, तो ये देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक वृत्ताकार, एक वृत्ताकार और दूसरा आवृत्ताकार, आवृत्ताकार, जिसमें होंठ की आकृति जो है वृत्ताकार बनेगी, वो बनेगा आपका उ, ओ और औ, और औ, उ, ओ और औ। इनमें जब आप उच्चारण करेंगे तो जो आपकी होंठ की आकृति है कैसी हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी, वृत्त के आकार की हो जाएगी, ठीक है। अभी आवृत्ताकार क्या होते हैं, तो आवृत्ताकार में आप क्या आ जाएंगे, आ, तो आ, इसके इसके जो इसके बाद जो भी स्वर हैं वो सब क्या होंगे, आ, एक और क्या है, ई, और इसमें क्या है, ई, इनको छोड़ के जो भी है, ए, ठीक है, और ये हो गया आपकी, और री तो है, और सभी हो गए। तो इस तरह से हमने बताया होस्ट की आकृति के आधार पर, तो होस्ट की आकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला बताते हैं आपको जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने होगा। तो अगला रहेगा आपका अगला है जिह्वा है, इसको जीभ बोलते हैं, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। अब ये जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर क्या होते हैं, जिस तरह आपकी जीभ कार्य करती है वर्ग में, मतलब मुंह में, तो वो इस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले अग्रस्वर, फर्स्ट है अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। जीभ आपकी कहां पर क्रिया कराती है जिह्वा, तो उस तरह से आपका स्वरों का वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो अग्रस्वर में आपका आ जाएंगे, अग्रस्वर में ई, अग्रस्वर ई, उ, ई, ए, ई, ए, और री।
ये आपके कहां पर आएंगे, अग्र स्वर। कहां पर आएंगे, अग्र स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ आपका आएगा आ, सिर्फ क्या आएगा, आ छोटा। और पश्च स्वर में आ, उ, 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 ओ और औ, ओ और औ। ये हैं आपके पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कहां से आएंगे आपके, आ, उ और औ। मध्य स्वर में सिर्फ आपका आएगा और अग्र स्वर में आपके दिया जाएगा, ठीक है, ई ए ऐ और री, ठीक है। ये है आपके जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। अगला है आपका, अगला जो है तो वो तालु की क्रियाशीलता के आधार पर। तो देखते हैं तालु की क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बात करते हैं हम ताल की क्रियाशीलता के आधार पर। ताल की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के आधार पर, आधार पर। अब ताल की क्रियाशीलता के आधार पर क्या होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, फिर 4 प्रकार के होंगे, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर, फिर विवृत स्वर, विवृत स्वर, चौथा अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। इसका मतलब होता है, समृद्ध का मतलब होता है बंद। इसमें जब ताल, इसमें जब ताल की क्रियाशीलता हो, अर्ध समृद्ध का मतलब होता है आधा बंद, आधा बंद। विवृत का मतलब होता है खुला, और अर्ध विवृत का मतलब होता है आधा खुला, आधा खुला, ठीक है। अब ये कौन कौन से स्वर होते हैं जो बंद, मतलब जो आप बोलेंगे तो वो बंद रहेंगे, मतलब आपकी जो जीभ है या मुंह है वो कैसा है, बंद ही बंद रहेगा। तो वो है आपके ई, 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 उ, और री। आप बोलकर देखिए, ये आप जब जैसे ही इनको बोलेंगे तो कैसे रहेंगे, आपका मुंह जो है बंद रहेगा। इसके बाद आधा जो बंद रहेगा उसमें आएगा ए और ओ, ए और ओ। इसके बाद जो खुला रहेगा वो सिर्फ रहेगा बड़ा आ। इसके बाद जो आधा खुला रहेगा तो वो है आपका ए, ऐ और औ, ऐ और औ। तो ये हो जाते हैं आपके ऐ और औ। इसमें कौन सा बच रहा है, अभी कौन सा बच रहा है, आ। समृद्ध स्वर हमने बताया बंद रहेगा, ए, ई, उ और री। इसके बाद आधा बंद रहेगा ए और ओ, ठीक है। खुला रहेगा आ, आधा खुला रहेगा ए, ओ और आ। इसमें आ दिया जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके ताल की क्रियाशीलता के आधार पर हमने बताया। तो जितने भी स्वर हो सकते थे हमने बताने का प्रयास किया। अब और एक बच रहा है अनुनासिक। अब इसमें आ गया अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर। जो अनुनासिकता के आधार पर स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई, अनुनासिकता के आधार पर होते हैं अनु, ठीक है, इन्हें अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। ये अनुनासिक होते हैं, ठीक है, अनुनासिक होते हैं। और क्या होता है, इसे आ गया, ये होता है आगत स्वर, इसी आ जाता है आपका आगत स्वर, ठीक है ना। तो ये है आपके, हमने आपको स्वर जितने भी हो सकते थे हमने स्वर को पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास किया है। तो इसे आप लोग देखिए। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा, अगली जो क्लास होगी उसमें हम व्यंजन को, वर्ण विचार में व्यंजन को आपको बताएंगे। तो कैसी लगी आप ये क्लास, और कमेंट कीजिए। अगर नए चैनल में हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।